चलो हम लोग नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। और नया टॉपिक हमारा है वन्य जीव। एक तो वन्य जीवों पर बात करेंगे हम लोग। और वन्य जीवों में हम वन्य जीवों का संरक्षण देखेंगे, जिसमें आपके अभयारण्य आ जाएंगे। ठीक है, अभयारण्य आपके सारे रहेंगे उसके अंदर। और एक हम लोग यहाँ बात करेंगे, वनस्पति की बात करेंगे। ठीक है, राजस्थान में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। और एक इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे राजस्थान में वनों की, कि राजस्थान में किस प्रकार के वन हैं। ठीक है, तो वनों की बात करेंगे, वन्य जीवों की बात करेंगे, वन्य जीवों के संरक्षण की बात करेंगे, और विभिन्न प्रकार की वनस्पति की हम इस टॉपिक में बात करेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि राजस्थान हमारा पूरी तरीके से बनता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, राजस्थान का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ, लेकिन उससे पहले हमारा देश आज़ाद हो जाता है। और आप देखो कि राजस्थान में रियासतें थी, और राजस्थान में रियासतें होने के कारण राजस्थान के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, शिकारगाह भी देखते हैं हम लोग। शिकारगाह हम लोग देखते हैं। और इन शिकारगाहों में अक्सर शिकार होता था। भाई शिकारगाह है तो नाम ही शिकारगाह है, तो यहाँ शिकार वगैरह होते थे। और शिकार वगैरह होने के कारण क्या रहा कि राजस्थान के अंदर, नहीं केवल राजस्थान के अंदर, पूरे भारत के अंदर वन्य जीवों की और वनस्पति की संरक्षण की आवश्यकता हुई। एक तो औद्योगिकीकरण के कारण, ठीक है, शहरों के बढ़ने के कारण वन काटे जा रहे थे, और शिकार गांव में शिकार वगैरह हो रहे थे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए सरकार के द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक कानून बनाया राजस्थान सरकार ने। और राजस्थान सरकार ने जो कानून बनाया, वो कानून रहा आपके राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण, राजस्थान वन्य पशु व पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। और ये जो कानून बना, इस कानून को राजस्थान में लागू किया गया 1953 के अंदर। कानून बना तो कौन सा है, इस कानून का नाम है राजस्थान वन्य जीव एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951। लेकिन ये लागू कब हुआ है, 1953 के अंदर ये लागू हुआ है। क्योंकि अधिनियम, या हम यूँ कहें कि जो बिल है, बिल विधानसभा में आते हैं और पारित होने में भी समय लगता है, और फिर लागू होने में भी समय लगता है। तो 1951 का नियम है, और ये कब लागू हो गया, 1953 में हम लोग देखते हैं ये लागू हो जाता है। ठीक है, अब आप देखो कि इससे पहले भी यदि हम बात करें, तो स्वेच्छा से भी एक राजस्थान की रियासत रही है जिसने शिकार पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया, और वो रियासत रही है टोंक। ठीक है, तो ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली रियासत जिसने शिकार पर, राजस्थान की पहली रियासत जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया, तो वो रियासत है टोंक। और उसने प्रतिबंध लगा दिया 1901 में ही, 1901 में ही उसके द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। और राजस्थान सरकार के द्वारा नियम 1951 का जो लागू हुआ 1953 में। फिर आप देखो कि भारत सरकार के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित किया गया। और ये जो अधिनियम है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का, ये भारत में लागू हुआ सितंबर 1972 के अंदर। सितंबर 1972 में ये भारत में लागू हुआ। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण बात क्या है, हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये राजस्थान में कब लागू हुआ। ये राजस्थान में लागू कब हुआ, ये राजस्थान में लागू होता है सितंबर 1973। ये वाली बात आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण, सवाल भी परीक्षा में पूछा हुआ है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 राजस्थान में कब लागू हुआ है। तो राजस्थान में कब लागू हो रहा है, सितंबर 1973। ठीक है, सितंबर 1973 में ये लागू हुआ है, इस बात को आप लोग ध्यान रखोगे। और सितंबर भी कौन सा है, 1 सितंबर 1973। फिर शिकार पर प्रतिबंध करने वाली रियासत हमने देख ली है, कौन सी है, टोंक। और टोंक में कब लग गया, 1901 में ही ये प्रतिबंध लग जाता है। फिर आप देखो कि अभ्यारण्य यदि हम लोग देखें, है ना, अभ्यारण्य, अरण्य का मतलब वन, अभय का मतलब बिना डरे। भाई भय का मतलब डर, अभय का मतलब क्या हो गया है, जहां कोई डर न हो।
तो अभयारण्य ऐसे वन जहां किसी प्रकार का डर न हो, किसे, वन्य जीवों को। भाई वहाँ वन्य जीव आराम से रह सके, ऐसा नहीं कि भाई वन्य अभयारण्य में उनका शिकार हो जाए, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो अभयारण्य का अर्थ है कि ऐसे वन जहां पक्षी या पशु कैसे रहते हैं, भय मुक्त रहते हैं। ठीक है। अब राजस्थान में यदि अपन बात करें तो राजस्थान में आप देखो कि पहली बार 1 नवंबर 1955 को 1 नवंबर 1955 को पहली बार 4 अभयारण्य बनाए गए, अभयारण्य। ठीक है, 1 नवंबर 1955 को 4 अभयारण्य बनाए गए हैं। फिर हम देखते हैं कि 7 नवंबर 1955 को 3 और अभयारण्य बनाए गए थे। तो अब ये वाले जो 4 अभयारण्य है, ये वाले 4 अभयारण्य आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि कौन कौन से अभयारण्य हैं। तो 1 नवंबर 1955 को 4 अभयारण्य बनाए गए। अब ये सबसे पहले हैं ये, तो सबसे पहले को अपने क्या बोलते हैं, वन। तो एक है आपके वन विहार। एक अभयारण्य कौन सा है, वन विहार अभयारण्य। वन का मतलब भी क्या होता है, पहला ही तो होता है वन। तो पहला एक तो ये हो गया है। अब इसके अलावा और कितने रह गए, 3। अब एक है उसमें जय संबंध। एक अभयारण्य कौन सा रहेगा आपके, जय संबंध अभयारण्य। ठीक है। अब इस जय संबंध अभयारण्य में एक क्या आ रहा है आपके, से आ रहा है। ये से क्या हो गया, ये से हम लोग देखते हैं एक हो गया आपके सरिस्का अभयारण्य। और एक इसमें क्या आ रहा है, द से क्या हो गया, दर्रा अभयारण्य। ये लो हो गए पूरे 4। तो ये आप देख लेना कि ये पहले 4 अभयारण्य हैं राजस्थान के, है ना। पहले में अपने क्या आएगा, वन। तो एक तो वन विहारी हो गया है, और एक फिर आप ध्यान रखोगे जय संबंध। जय संबंध और जय संबंध का से सरिस्का और दे किसके लिए है, दर्रा के लिए। तो ये आपके पहले 4 अभयारण्य जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। ठीक है। फिर अगले जो 7 नवंबर को जो जारी हुए 3, ये 3 यदि आपको ध्यान रहे तो ठीक, नहीं रहे तब भी ठीक, लेकिन ये जो चारों हैं ये चारों आपको ध्यान रखने जरूरी है। अब आप देखो कि अगले जो 3 हैं जो कब आए हैं आपके 7 नवंबर 1955 को, इसमें एक आप लोग ध्यान रखोगे, केसर बाग। एक जो अभयारण्य है वो आपके क्या रहेगा, केसर बाग एक रहेगा। अब आप देखोगे इस केसर बाग से क्या हो जाएगा, सवाई माधोपुर, है ना। इस से आप लोग क्या ध्यान रखोगे, सवाई माधोपुर अभयारण्य। इसका नाम यही है। और एक ये जो रे है, इस रे से आप लोग क्या ध्यान रखोगे, रामसागर। ये लो रामसागर अभयारण्य। ठीक है। तो केसरबाग अभयारण्य। अब इसमें देखो सवाल किस प्रकार से आ सकता है, इसमें सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि 1 नवंबर 1955 को निम्न में से कौन सा अभयारण्य नहीं है। तो या तो नहीं है, मैं ये 3 दे देंगे, एक कोई और दे देगा। ठीक है। तो आप लोग उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गौर आप लोग करिएगा। ये आपके पहले 4 अभयारण्य ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। अब और यदि अपन बात करें तो राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या यदि अपन देखें अभी वर्तमान में, तो वर्तमान में राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या कितनी मिलती है आपको, राजस्थान में वर्तमान में अभयारण्यों की संख्या हम लोग देख रहे हैं 26 आपको राजस्थान में अभयारण्यों की संख्या मिल रही है। उसमें से राष्ट्रीय उद्यान आप कितने देखते हो, 3। एक आप देखो राष्ट्रीय उद्यान जो 3 आप देखते हो ना, एक तो इसमें केवलादेव है, एक इसमें रणथंभौर है, और एक इसमें दर्रा है। और एक आप देखोगे एक है राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो उसके नाम के आगे राष्ट्रीय लगा हुआ है, लेकिन वो राष्ट्रीय नहीं है। अब राष्ट्रीय कोई अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है या राष्ट्रीय अभयारण्य है, एक राज्य है, तो इसमें फर्क क्या है। राष्ट्रीय वाले में जो देख रेख का कार्य है, जो वहाँ के संसाधन उसके संरक्षण के लिए जो उपलब्ध करवाए जाने हैं, वो कौन करवाएगी, केंद्र सरकार। और बाकी दूसरे में कौन उपलब्ध करवाएगी, राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है। तो ये चीज भी आप लोग गौर करिएगा। तो इसमें आपके वर्तमान में राजस्थान के अंदर जो राष्ट्रीय उद्यान है,
तो वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने मिलते हैं आपको? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। तीनों के नाम मैंने आपको बताए, लेकिन एक राष्ट्रीय मरु उद्यान है, उसके नाम के आगे राष्ट्रीय लगा हुआ है, लेकिन वो राष्ट्रीय नहीं है। ठीक है। फिर है अभी हमारे यहाँ वर्तमान में बाघ परियोजनाएं कितनी चल रही है? 5 हमारे यहाँ बाघ परियोजनाएं हैं। बाघ परियोजनाओं का मतलब क्या है कि जहाँ बाघों का, बाघ या टाइगर का जहाँ संरक्षण किया जाता है। ठीक है। फिर एक है वन्य जीव अभ्यारण्य, जिनकी संख्या कितनी मिल रही है? 26 हमारे यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य है। आखेट निषिद्ध क्षेत्र आपको कितने मिलते हैं? 33 आखेट निषिद्ध क्षेत्र। आखेट का मतलब होता है शिकार, जिस क्षेत्र में शिकार किया जाना प्रतिबंधित है। फिर है कन्वर्जन क्षेत्र, कन्वर्जन का मतलब होता है संरक्षण, तो ये आपको कितने मिलते हैं? 36। और हमारे यहाँ मृग वन कितने मिल रहे हैं आपको? मृग वन हमारे यहाँ कितने हैं? 7। और जंतु वाले हम लोग देखते हैं हमारे 4। तो 4 जंतु वाले, 7 मृग वन, कंजर्वेशन 36, आखिर निषेध 33, वन्य जीव अभ्यारण्य 26, बाघ परियोजना अभी हमारे यहाँ 5 है, और राष्ट्रीय उद्यान हमारे यहाँ 3 है। राष्ट्रीय उद्यान में कार्य किया जाएगा किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। बाकी कार्य किया जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है। अब हम बारी बारी से जो अभ्यारण्य है, बारी बारी से हम लोग देखते हैं अभ्यारण्य हमारे यहाँ कौन कौन से रहे हैं। तो एक आप देखो कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो पहली बात तो ये है कि रणथंभौर क्या पहले अभ्यारण्य था? भाई रणथंभौर अभ्यारण्य है कि नहीं है? हाँ, रणथंभौर को अभ्यारण्य कब बनाया गया? इसको अभ्यारण्य कब बनाया गया? 1955 में। 1955 में हम लोग देखते हैं कि ये अभ्यारण्य है, और फिर इसको नवंबर 1980 में इसको दर्जा दे दिया जाता है। किसका? राष्ट्रीय उद्यान का इसको दर्जा दे दिया जाता है। और ये बाघ परियोजना कब हुई? 1973 में हम लोग देख रहे हैं कि बाघ परियोजना हुई है। तो इसका मतलब क्या हो गया है? इसका मतलब ये हो गया है कि यदि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? रणथंभौर। और राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना भी कौन है? रणथंभौर है, क्योंकि ये 1973 में हो गया, ये नवंबर 1980 में आपके राष्ट्रीय उद्यान हो जाता है। और रणथंभौर है कहाँ का? रणथंभौर है आपके सवाई माधोपुर का। ठीक है। सवाई माधोपुर का रणथंभौर, जो 1955 में एक अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया नवंबर 1980 में। और ये यहाँ बाघ परियोजना बन रही है 1973 में, यहाँ बाघ परियोजना हो रही है। ठीक है। अब आप देखो कि यहाँ जो ये टाइगर प्रोजेक्ट है इसका, ठीक है, बाघ जो है संरक्षण का जो कार्य है, ये यहाँ कब शुरू हो जाता है? 1973 से। 1973 से शुरू हुआ। तो ये जो बाघ परियोजना है ये कहाँ कहाँ विस्तारित है? तो रणथंभौर बाघ परियोजना का विस्तार केवल स्वयं माधोपुर तक सीमित नहीं है, ये आपके करौली में भी विस्तारित है, टोंक में भी है, और बूंदी में भी है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो स्वयं माधोपुर, लेकिन रणथंभौर नाम से जो बाघ परियोजना है उसका विस्तार हम कहाँ देखते हैं? उसका विस्तार हम स्वयं माधोपुर, करौली, और हम लोग कहाँ देखते हैं? बूंदी। स्वयं माधोपुर, करौली, बूंदी और टोंक में हम इसका विस्तार देखते हैं। और आप देखो कि इसको जो रणथंभौर है, रणथंभौर को किसके नाम से जाना जाता है? इसको बाघों का घर कहा गया है। ठीक है। हाउस ऑफ टाइगर के नाम से इसको जाना जाता है। बाघों के घर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रणथंभौर। ठीक है। और आप देखो कि यहां से बाघ विस्थापन की घटना भी यहां से जुड़ी हुई है। और बाघ विस्थापन की घटना में यहां देखते हैं, एक बाघ हुआ करता था सुल्तान, और एक बाघिन हुआ करती थी बबली। बबली नाम की बाघिन हुआ करती थी, और सुल्तान नाम का बाघ हुआ करता था। इनको यहां से शिफ्ट किया गया था सरिस्का। कहां शिफ्ट किया गया इनको? सरिस्का यहां से शिफ्ट किया गया था। तो उस समय हम देखते हैं कि ये बहुत चर्चा का विषय था।
ये 2008 की बात है। ये बाघ विस्थापन, बाघ विस्थापन की बात करें तो बाघ विस्थापित तो कहाँ हुए हैं? सरिस्का, बाघ सरिस्का में विस्थापित हुए हैं। कहाँ से विस्थापित हुए हैं? रणथंभौर से विस्थापित हुए हैं। और ये जो घटना है, ये घटना हम लोग कब की देखते हैं? कब की देखते हैं हम लोग? 2008 की हम लोग ये घटना देखते हैं। ठीक है। और ये जो टाइगर प्रोजेक्ट है, ये टाइगर प्रोजेक्ट किसकी सहायता से? विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से इसको स्थापित किया गया। ये बात भी आप ध्यान रखोगे कि रणथंभौर का बाघ संरक्षण या रणथंभौर का टाइगर प्रोजेक्ट किसकी सहायता से? तो विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से हम लोग देख रहे हैं कि इसको आपके बनाया, इस प्रोजेक्ट को आपके शुरू किया गया था। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आप देखोगे यहाँ बाघों की, बाघों की संख्या, बाघों की संख्या में लगातार कमी हो रही थी, है ना। इसके लिए यहाँ अभियान चला, एंटी पोचिंग नाम से एक अभियान चलाया गया। ठीक है, बाघों की संख्या कम होने के कई कारण हैं। ठीक है, तो बाघ यहाँ कम हो रहे थे, तो उसके लिए यहाँ अभियान कौन सा चल रहा है? एंटी पोचिंग के नाम से एक अभियान चलाया गया। कहाँ की बात हो रही है? रणथंभौर के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार का जो अभियान है, इस प्रकार का अभियान यहाँ चलाया गया। ठीक है, फिर यहाँ आपको मिलता क्या क्या है इस अभयारण्य में? इस अभयारण्य में आपको त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, और आप देखो कि त्रिनेत्र गणेश का जो मंदिर है, कहा जाता है कि विश्व में एकमात्र, विश्व में एकमात्र यही मंदिर है जहाँ गणेश कैसे हैं? त्रिनेत्र गणेश है। और ऐसी परंपरा जुड़ी हुई है कि शादी का पहला कार्ड, शादी का पहला कार्ड यहाँ भेजा जाता। और हमारे बीकानेर वाले कहाँ भेजते हैं? गढ़ गणेश। ठीक है, और सभी अपनी अपनी सुविधाओं से कार्ड भेज देते हैं, जहाँ उनकी आस्था होती है, जहाँ उनकी मान्यता होती है। फिर यहाँ पद्म तालाब है, यहाँ मलिक तालाब है, यहाँ राजवार झील है, मानसरोवर झील है, गिलाई सांबर है, लाहापुर तालाब है, लाल सिर वाले तोते हैं। तो अभी आप देखो कि जो सवाल है, सवाल अभी किस प्रकार से बन रहे हैं, ये आपसे ये दे देंगे आपको नाम के पद्म तालाब, मलिक तालाब, राजवाड़ झील, मानसरोवर तालाब, गिलाई सांभर, लाहापुर तालाब, ये है कहाँ? तो आप लोग कहाँ बताओगे? आप लोग बताओगे रणथंभौर के अंदर। रहेगी बात ध्यान में। फिर आप देखो कि यहाँ और यदि अपन बात करें तो, और हम लोग क्या देखते हैं यहाँ? और हम देखते हैं कि यहाँ इंडिया इको डेवलपमेंट, यहाँ इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना भी चल रही है। इकोसिस्टम को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए ये परियोजना कब की है? 1996 की परियोजना है। और किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से, विश्व बैंक की सहायता से यहाँ इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना चलाई जा रही है। ठीक है, हाँ, दुनिया बिल्कुल नहीं चल सकती है। ठीक है, चलो फिर आप देखो कि यहाँ एक झूमर बावड़ी के नाम से एक होटल है। और ये होटल है किसका? आरटीडीसी का, आरटीडीसी का, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो झूमर बावड़ी तालाब का संबंध यहीं से ही है, इंडिया इको डेवलपमेंट परियोजना का संबंध यहीं से ही है, जो कब की है? 1996 की है। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। जबकि यहाँ का टाइगर प्रोजेक्ट किसकी सहायता से? विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से यहाँ की टाइगर प्रोजेक्ट है। बाघों का घर यही है, त्रिनेत्र गणेश यही है। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें, ये सारी चीजें आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है। और रणथंभौर हमारा क्या है? रणथंभौर हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान है, हमारी पहली बाघ परियोजना भी है। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर आप देखो कि केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान,
केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो पहली बात तो ये है कि जो नाम है ये नाम किसके आधार पर है? यहाँ भगवान शिव का मंदिर है, भगवान शिव का मंदिर है, इसके आधार पर इसका नाम क्या हो गया? केवला देव। शिव एक ऐसे देवता है जहां रहते हैं वैसा ही उनका नाम हो जाता है। पीपल के पास मूर्ति लगी हुई है तो पीपलेश्वर महादेव, ठीक है, ऐसे ही रहता है। तो जहां शिव रहते हैं, जहां शिव विराजित होते हैं, उसी नाम को धारण कर लेते हैं। तो शिव का मंदिर है और इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? इसीलिए इसका नाम हो गया केवला देव। और ये जो अभयारण्य है, इस अभयारण्य का निर्माण करवाया गया भरतपुर के महाराजा किशन सिंह के द्वारा। भरतपुर के महाराजा किशन सिंह के द्वारा स्विट्जरलैंड की झीलों के संरक्षण की तर्ज पर, किस तर्ज पर निर्माण हो रहा है? किशन सिंह ने इनका निर्माण करवाया है। किस तर्ज पर? स्विट्जरलैंड के झीलों संरक्षण की तर्ज पर हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण करवाया गया। और ये जो अभयारण्य है, ये अभयारण्य देखें यदि तो इसकी स्थापना कब हो रही है? 1956 में इसकी स्थापना की गई है, ठीक है। फिर आप देखो कि ये जो अभयारण्य है, इस अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का भी दर्जा प्राप्त है। देखो उसका नाम के साथ में लिखा हुआ है केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान। और ये अभयारण्य किसके लिए जाना जाता है? और ये अभयारण्य जाना जाता है पक्षियों के लिए, और स्पेशली साइबेरियन सारस के लिए। इसको पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों के स्वर्ग के नाम से कौन सा अभयारण्य जाना गया? आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों के स्वर्ग के नाम से भी इसको जाना जा रहा है, ठीक है। फिर ये राष्ट्रीय उद्यान कब हो जाता है? ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करता है अगस्त 1981। अगस्त 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा प्राप्त करता है। और ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दूसरा। ये हमारा दूसरा नेशनल पार्क है ये, या दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है ये। फिर 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा इसको प्राकृतिक धरोहर की सूची में इसको शामिल किया गया है। कौन शामिल कर रहा है? यूनेस्को के द्वारा शामिल किया गया। कब शामिल किया गया है? 1985 में। जबकि राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिल गया इसको? अगस्त 1981 में हम लोग देख रहे हैं इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल जाता है। और राजस्थान में अभी राष्ट्रीय उद्यान कितने हमारे? 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा सबसे छोटा राजस्थान का सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपको कौन सा रहेगा? केवलादेव। और है कितने नंबर का? हम लोग देख रहे हैं कि हमारा दूसरा ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान है। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे। फिर आप देखोगे ये जो उद्यान है, ये उद्यान कहाँ स्थापित है? गोल्डन ट्राइंगल पर। गोल्डन ट्राइंगल या सुनहरा त्रिकोण ये किससे बना है? ये दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा और जयपुर के त्रिकोण पर बना है। और इसी त्रिकोण को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन ट्राइंगल या सुनहरे त्रिकोण के नाम से इसको जाना जाता है ये, ठीक है। और इसे पक्षियों का स्वर्ग इसे कहा गया है। और इसे एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली, एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में भी इसको जाना जाता है। समझ रहे हैं बात को? एक तो इसे ये गोल्डन ट्रायंगल पर स्थित है और इसको पक्षियों का स्वर्ग इसको कहा गया है।
और इसको एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली, मतलब क्या हो गया इसका कि एशिया के पक्षी बड़े पैमाने पर यहाँ आकर के अपने अपने संतान को यहाँ आकर के वो जन्म देते हैं। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, ये एशिया के पक्षियों की प्रजनन स्थली के रूप में इसको जाना जाता है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के पक्षी यहाँ आते हैं। ये आप देखो, इनके नाम पर्पल मून हैन, ग्रेट पेलिपन, कुड्स, पिंटेल्स, महाबक, मेलार्ड, रोजी फोल्डर, है ना, ग्रेल गूज, पेंटेड, गेडवाला, पोचार्ड, टील्स। अब यहाँ से कोई सवाल आ सकता है क्या? अभी जिस प्रकार से सवाल बन रहे हैं, है ना, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जब भी इस टॉपिक को पढ़ें, आप इनके नाम देख लो, है ना। सवाल यहाँ से क्या आ सकता है कि नहीं ये क्या है भाई, ऐसा जो सवाल है ना भाई। अभी आप देखो कि हम जो तैयारी कर रहे हैं परीक्षा का, जो अभी बदला हुआ पैटर्न है, जैसे अभी हम लोगों ने सेकंड ग्रेड के पेपर देखे हैं अभी हाल ही में, है ना। आज लास्ट है शायद, तक आज लास्ट पेपर हुआ है। तो अभी जो पेपर आए, पीछे जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर आए हम लोगों ने देखे ना। और अ, अभी जो पेपर आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बदलते हुआ जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ज्योग्राफी करवा दी है। ये ज्योग्राफी का कोई लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, तो उसमें आप देखो, कभी मैं तो आपको कह रहा हूँ सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन देखो आप लोग। सेकंड ग्रेड में आपको अच्छे खासे जो क्वेश्चन मिल रहे हैं, इसका कारण क्या है भाई? ऐसे तो है नहीं भी कहीं से कुछ पूछ लेगा भाई। जो सिलेबस दिया हुआ उस सिलेबस को यदि अपन गहराई से पढ़ेंगे तो हमें वो सवाल पक्का मिलेगा। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, आप चाहे किसी से भी पढ़ रहे हो, लेकिन थोड़ा डेप्थ में जाकर के चीज़ों को गहराई से पढ़िए। और जो आपका गूगल है, गूगल का थोड़ा अच्छा उपयोग कीजिए। अच्छा उपयोग करने का मतलब क्या है? अच्छा उपयोग करने का मतलब है कि कोई चीज़ है, जैसे अबली मिणी का महल है, तो किताब में तो अबली मिणी का महल लगा दिया, अब आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसका डायग्राम देखिए। गए गूगल पर लिखा अबली मिणी, तो अब लेकिन आप गूगल पे जाओगे, सर्च पता नहीं क्या करोगे, ठीक है। लेकिन आपको अबली मिणी का महल जो सर्च करना है, फिर आप देखो आजकल तो छोटे छोटे वीडियो भी लगे हुए रहते हैं, तो फिर आप देखोगे उस महल को, तो उसमें 4 बातें आपको नई और मिलेगी। देखो, सही पढ़ने का तरीका ये होता है, ठीक है। तो ये आपके सारे के सारे क्या है, यहाँ आने वाले पक्षियों के नाम आपको मिल रहे हैं ये। और इसको क्या कहा गया है? पक्षियों के स्वर्ग के नाम से इसको जाना जाता है आपके, ठीक है। फिर आप देखो कि यहाँ हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर भी है। और डॉक्टर सलीम अली को भारत में पक्षी विज्ञान का जनक कहा गया है। द बर्ड मैन ऑफ इंडिया इनको कहा गया है, ठीक है। और अब देखो कि इनके प्रयासों से, इनके प्रयासों से ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के लिए यहाँ विशेष प्रयास हुए हैं। तो इनके नाम से यहाँ डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर खोला गया है, जो क्या कार्य करता है? जो साइबेरियन सारस की देखभाल से ही जुड़ा हुआ है ये। तो आपसे ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर कहाँ है? अब आपको ये पता है कि ये पक्षी विज्ञानी है, तो आपको पता है पक्षियों का स्वर्ग कौन सा है? केवलादेव। तो आप लोग बहुत आसानी से अपने सवाल को कर लोगे। अब ज्यादा ही जिज्ञासा है सलीम अली के बारे में जानने की, तो इसको भी आप क्या कर सकते हो, चलो इनकी भी फोटो वोटो देख लोगे तो थोड़ा आपको याद ठीक रहेगा, ठीक है। तो डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर, पक्षी विज्ञान के जनक कहे गए, द ब्रेडमैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जाना गया है। और ये सेंटर क्या कार्य कर रहा है? साइबेरियन सारस की देखभाल से ये जो सेंटर है, ये हम लोग देख रहे हैं कि ये आपके जुड़ा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ और यदि हम बात करें तो आप देखो कि एक यहाँ मिलती है आपको एंचा और एक मिलती है कुट्टू। तो एंचा और कुट्टू ये क्या है? एंचा और कुट्टू ये घास है। और ये घास विशेष क्यों हो गई है? क्योंकि कुट्टू बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है किसको? साइबेरियन सारस को। साइबेरियन सारस की पसंदीदा घास है कुट्टू। और एंचा क्यों प्रसिद्ध है? एंचा इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि एंचा घास थोड़ी बड़ी होती है, और बड़ी और सघन घास होने के कारण कई बार यहाँ पक्षी फंस जाते हैं। और पक्षी यहाँ फंस जाते हैं, और पक्षियों के फंसने के कारण
जो दूसरे वन्य जीव हैं वो उनको आकर के खा लेते हैं। भाई इसमें दूसरे जो हिंसक जानवर हैं, मांसाहारी जानवर हैं, वो भी तो है, जंगल है, तो वो जो एंचा घास है, एंचा घास के कारण पक्षियों की मृत्यु भी होती है, क्योंकि पक्षी इसमें फंस जाते हैं। समझ रहे बात को? तो एंचा और कुट्टू क्या रहेगी? एंचा और कुट्टू घास रहेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ो। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये हमारी क्या है, ये हमारी रामसर साइट भी है। और रामसर साइट हमारी कौन सी है? ये राजस्थान की पहली रामसर साइट है, पहली रामसर साइट है। और रामसर साइट का मतलब रामसर साइट का अर्थ क्या है कि ये एक वेटलैंड भूमि है, या ये आर्द्र भूमि है। और रामसर साइट वेटलैंड भूमि या आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ी हुई है, इसके संरक्षण से ये जुड़ी हुई है, ठीक है। और हम लोग यहाँ क्या देखते हैं? और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पाइथन पॉइंट भी है। और देखो नाम से पता लग रहा है पाइथन। पाइथन किसको बोलते हैं? अजगर को। तो इसका मतलब यहाँ पाइथन पॉइंट है, उस जगह पर यदि जाए तो वहां से अजगर देखे जा सकते हैं। जो लोग होते हैं आसपास के, उनको पता रहता है कि कौन सा जानवर आपको कहाँ मिलेगा। वैसे जानवर जंगलों में घूमते रहते हैं, फिर भी कुछ जगह होती है वहां वो अक्सर आ ही जाते हैं। तो यहाँ पाइथन पॉइंट भी बना हुआ है, जहां आप लोग क्या देखते हो? जहां अजगर देखे जाते हैं। और एक हम लोग बात कर ही रहे थे, और यहाँ आप देखो कि इतने सारे पक्षी हैं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सर्वाधिक पक्षियों की विविधता, वेराइटी ऑफ बर्ड्स, वेराइटी ऑफ बर्ड्स भी आपको मैक्सिमम कहाँ मिलती है? केवलादेव में मिलती है। सर्वाधिक पक्षियों की विविधता हम लोग देखते हैं कि यहाँ हम लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। और एक यहाँ आपके देखें तो प्रथम राज्य की प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला, यदि आपसे ये पूछे कि राज्य की पहली वन्य जीव प्रयोगशाला कहाँ है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर प्रथम जो वन्य जीव प्रयोगशाला है वो भी हम लोगों को यहाँ मिलती है भाई, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें आप लोग यहाँ ध्यान रखोगे। फिर आप देखो कि और यदि अपन बात करें तो यहाँ आप देखो कि वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कन्वर्जन सेंटर भी यहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। ये सेंटर भी आपके काम बन रहा है केवलादेव के अंदर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सेंटर बन रहा है, वेटलैंड बर्ड्स हैबिटेट कन्वर्जन सेंटर, ठीक है। मतलब वेटलैंड के अंदर या आर्द्र भूमियों के अंदर जो पक्षी आ रहे हैं उनके संरक्षण के लिए, उनके आवास के संरक्षण के लिए सेंटर कहाँ बन रहा है? केवलादेव के अंदर, ठीक है। और केवलादेव में अपने वेटलैंड की बात कर रहे हैं, तो केवलादेव के अंदर पानी की सप्लाई या पानी की आपूर्ति कहाँ से होती है? अजान बांध से। अजान बांध से जल की आपूर्ति होती है, इसलिए अजान बांध को केवलादेव की जीवन रेखा, यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए कि केवलादेव की जीवन रेखा कौन है, तो केवलादेव की जीवन रेखा कौन है? अजान बांध, क्योंकि अजान बांध से यहाँ पानी की सप्लाई हो रही है। इतनी सारी बातें हो गई। केवलादेव है कहाँ? हाँ, कितने विद्वान लोग हो आप, आपको सब पता है ना। केवलादेव कहाँ का? केवलादेव आपके भरतपुर। रहेगी बातें ध्यान में। तो ये आप देखो कि सारी बातें जो है किससे जुड़ी हुई है? आपके केवलादेव से ये सारी बातें आपके जुड़ी हुई है। ये चीजें आप लोग ध्यान रखोगे। फिर है आपके राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स। राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स की बात करें तो इसका पुराना नाम क्या था? दर्रा अभ्यारण्य। और दर्रा अभ्यारण्य आप लोगों ने देखा ही था
कब बना है ये? 1955 में। 1955 में बना, और 1955 में भी कब? 1 नवंबर को। जो 1 नवंबर को हमने चार्ट देखे थे उसमें एक था कि नहीं था? उसमें एक था ये। ठीक है, तो यदि राष्ट्रीय उद्यान मुकुंदरा हिल्स के बारे में लाइन लिखे कि ये पहला अभ्यारण्य है या 1 नवंबर 1956 को बना, है ना, इस प्रकार की कोई भी यदि लाइन आए तो वो लाइन आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 1 नवंबर 1955 को इसकी स्थापना हुई, और फिर हम लोग देखते हैं कि क्या रहा कि 2003 में इसका नाम कर दिया गया था राजीव गांधी, राजीव गांधी, राजीव गांधी नेशनल पार्क, इसका नाम कर दिया गया 2003 में। फिर क्या हुआ कि 2006 में इसका नाम वापस कर दिया जाता है मुकुंदरा हिल्स। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? दर्रा अभ्यारण्य, फिर नाम क्या हो गया? राजीव गांधी नेशनल पार्क, और फिर 2006 में इसका नाम क्या हो गया? मुकुंदरा हिल्स। ये जो मुकुंदरा हिल्स नाम है ये किसके नाम पर है? मुकुंद सिंह हैं। मुकुंद सिंह हैं कोटा के शासक थे, और इनके नाम के आधार पर ही इसका नाम हो गया मुकुंदरा हिल्स 2006 में। उसके बाद से इसका नाम यही है। तो अब देखो कि 1955 में इसकी स्थापना हुई, और अभी आप इसके नाम के आगे क्या देख रहे हो? राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसको राष्ट्रीय उद्यान कब बनाया गया? इसको यदि अपने देखें राष्ट्रीय उद्यान, तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? 2012 में। 2012 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया, और ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान नंबर कौन सा है? तीसरा। या अभी तक की बात करें तो अभी तक का नवीनतम है ये, अभी कोई चौथा हुआ नहीं है। ठीक है, तो तीसरा है, और क्या है आपके? नवीनतम भी है ये। जब तक कोई नया नहीं आ जाएगा तब तक यही रहेगा। ठीक है, अब आप देखो कि ये हमारा राष्ट्रीय उद्यान भी है, और ये हमारा टाइगर प्रोजेक्ट भी है। टाइगर प्रोजेक्ट भी है, और ये हमारा टाइगर प्रोजेक्ट कौन सा है? तीसरा। और इसको घोषित कब किया गया? 2013 में। तो 2013 में हमारा तीसरा टाइगर प्रोजेक्ट कौन हुआ है? दर्रा अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स, या जिसका पुराना नाम आपको मिलता है राजीव गांधी नेशनल पार्क। बातें समझ में आ रही है क्या? तो सरल ही है, आएगी ही, याद ही नहीं करते हो बस आप लोग। क्लास में जब तक होते हो तब तक समझ में सारी आती है, और ये बात मैं आपसे कल ही पूछ लूंगा ना कि बताओ वो क्या था। ठीक है, ऐसी शक्ल बना लोगे मुझे ही अपराध बोध हो जाता है कि यार इसको तो पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना। याद किया करो जो भी चीजें हो जाती है। तो टाइगर प्रोजेक्ट ये हमारा तीसरा, और है कब का? 2013 का। और राष्ट्रीय उद्यान है हमारा तीसरा। राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा तीसरा ही है ये। राष्ट्रीय उद्यान भी हमारा तीसरा। जैसे रणथंभौर हमारी पहली बाघ परियोजना भी है, और हमारा पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है। ठीक है, अब आप देखो कि ये जो हमारा टाइगर प्रोजेक्ट है, ये टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ विस्तारित है? ये टाइगर प्रोजेक्ट विस्तारित है आपके कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ के अंदर। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़ के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट विस्तारित है। जबकि यदि हम बात करें इस अभ्यारण्य की, तो ये अभ्यारण्य का विस्तार हमें मिलता है कोटा व चित्तौड़गढ़। कोटा व चित्तौड़गढ़ में इस अभ्यारण्य का विस्तार है, और ये बाघ परियोजना आपके विस्तारित है कोटा, बूंदी, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के अंदर। हम लोग देख रहे हैं कि आपके बाघ परियोजना विस्तारित है। समझ रहे बात को? फिर आप देखो कि यहाँ बना हुआ क्या है। एक हम लोग देखते हैं कि इसी अभ्यारण्य में बना हुआ है अबली मिणी का महल। ठीक है, अब अबली मिणी का महल क्यों बना? क्या जरूरत होगी अबली मिणी का महल बनाने की इस अभ्यारण्य के अंदर? तो आपने देखा कि ये जो अभ्यारण्य है इसका नाम किसके नाम पर है? मुकुंद सिंह के नाम पर। तो मुकुंद सिंह हैं और अबली मिणी, अबली मिणी के बीच एक प्रेम कहानी है, और उस प्रेम कहानी का प्रतीक है ये इसका महल। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि कोटा के शासक हुआ करते थे मुकुंद सिंह, और
मुकुंद सिंह को शिकार का बड़ा शौक था। राजाओं को अक्सर शिकार का शौक रहा है। केवलादेव अभयारण्य से जुड़ी हुई घटना और है जो हम एकीकरण के समय पढ़ेंगे। उसमें हमारे बीकानेर के शासक शार्दुल सिंह भी शामिल थे, जो शिकार खेलने के लिए जाते हैं और वहां नारे लगाए गए थे, शार्दुल सिंह वापस जाओ। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा उस समय का वायसराय वेवेल भी वहां आता है और नारे लगाए जाते हैं, वेवेल वापस जाओ। ठीक है, तो यहाँ मुकुंद सिंह और अबली मिणी से जुड़ी हुई घटना यह है कि मुकुंद सिंह कोटा के शासक थे और अक्सर शिकार खेलने के लिए आया करते थे दर्रा के अंदर। दर्रा जंगल है दर्रा के अंदर, तो यहाँ शिकार खेलने के लिए आया करते थे। तो कहा जाता है कि एक बार वो शिकार खेलने के लिए आए और उनको प्यास लगी। अब प्यास लगी जंगल में, तो अब आज के जैसे तो है नहीं कि बिस्लेरी की बोतल साथ में थी या मिल्टन की बोतल पड़ी थी और उन्होंने पानी पी लिया। प्राकृतिक चीजें खूब थी वहां, तो झरने के पास जाकर के पानी पी रहे हैं। इतने में दो सांड आपस में लड़ने लग गए, और सांडों की लड़ाई आप लोगों को पता ही है किस प्रकार से लड़ते हैं। तो सांड लड़ रहे हैं और दूर बैठे झरने से पानी पी रहे हैं मुकुंद सिंह। और मुकुंद सिंह ने देखा कि एक महिला दूसरी तरफ से आई जो पानी भरने के लिए झरने पर आ रही है। उसके पास में मटकी भी है, और उसने क्या किया, वो आई और उसने बहुत ही वीरता के साथ में उन दोनों सांडों को वहां से हटा दिया, झगड़ते हुए सांडों को। अभी आप देखो, कभी आप लोग सोच नहीं सकते हो, ठीक है, ऐसी कहानी है। तो उसने क्या कर दिया, सांडों को वहां से हटा दिया और उसने अपना खुद का भरा मटका और लेकर के चल पड़ी। और कहा जाता है कि मुकुंद से भी पीछे पीछे चल पड़े। वो महिला सुंदर भी थी और उसके साहस को देखा, और एक क्षत्रिय साहस से परिचित होता ही है। तो क्या रहा कि अबली मिणी ने जैसे ही मटकी रखी, पीछे पीछे आकर के बैठ गए मुकुंद सिंह, और मुकुंद सिंह ने उनसे प्रणय निवेदन कर दिया कि आप हमसे विवाह कर लीजिए। अब राजा का आदेश है, आज के जैसे तो है नहीं, आज के जैसे कोर्ट कचहरियां थोड़ी थी, पहले तो राजा ही कोर्ट था भाई, जो वचन शासन जैसी फीलिंग हुआ करती थी। तो कहा कि भाई ठीक है, आपने विवाह का निवेदन किया, हम आपसे विवाह करेंगे, लेकिन हमें आपके महल जो हैं वो हमें भाते नहीं है। हम आदिवासी हैं और हमें ये जो जंगल है, ये जंगल हम छोड़ना नहीं चाहते। तो यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो आपको हमारे लिए महल इसी जंगल में बनाना पड़ेगा। तो मुकुंद सिंह ने उसी स्थान पर महल बनवा दिया जिस स्थान पर उन्होंने अबली मिणी को देखा था, और उसी जगह पर आज आपके महल कौन सा बना हुआ है, अबली मिणी का महल बना हुआ है। ठीक है, जिसको हाड़ौती का ताजमहल कहा जाता है। अबली मिणी का जो महल है, इसको किस नाम से जाना जाता है? कोई शाहजहां थोड़ी था ताजमहल बनाने वाला, ठीक है, इसको हाड़ौती का ताजमहल या राजस्थान का छोटा ताजमहल या राजस्थान का दूसरा ताजमहल के नाम से इसको जाना जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया है? इसका निर्माण हम लोग देखते हैं कि करवाया गया है मुकुंद सिंह के द्वारा, इसका निर्माण करवाया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ताजमहल है, इस प्रकार से ताजमहल यहाँ बना है। ठीक है, और यहाँ क्या बना हुआ है? यहाँ रावठा महल है, यहाँ गागरोन का किला है, और गागरोन का किला है, और यहाँ गागरोनी तोते भी हैं। और इन गागरोनी तोतों की विशेषता ये है कि मनुष्य के आवाज की हूबहू नकल कर लेते हैं। ठीक है, हूबहू नकल इनके द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप देखो कि मनुष्य की आवाज की नकल करते हैं। वैसे ही घर में जो पालतू तोते पाले जाते हैं, वो भी राम राम बोलना सीख जाते हैं। ठीक है, वैसे वो तोता वही सीखता है जो उसका घर का मालिक बोलता है। यदि वो राम राम बोलता है तो राम राम सीखेगा, और वो कुछ यदि और बोलता है तो कुछ और भी सीख जाता है। ठीक है, इसके अलावा गागरोन का किला, रावठा महल, गुप्तकालीन एक भीम चौरी का मंदिर भी यहाँ है। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि बारडोली का शिव मंदिर भी इस अभयारण्य के अंदर हम लोग देखते हैं कि आपके बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें आपको किसके बारे में ध्यान रखनी है? ये सारी चीजें आपको मुकुंदरा हिल्स के बारे में ध्यान रखनी है। और एक चीज और ध्यान रख लेना कि यहाँ ओदिया है ना, ओदिया, जिसको आजकल हम लोग क्या बोल सकते हैं,
अवलोकन स्तंभ, अवलोकन स्तंभ हम बोल सकते हैं कि जहां से वन्य जीवों को देखा जा सकता है। तो ये जो चीजें हैं मुकुंदरा हिल्स के बारे में आप लोग ध्यान रखोगे। आज इतनी बात करेंगे, बाकी का